हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज की जो हम वर्कशीट करने वाले हैं वो वर्कशीट जो है नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट के लिए, जो नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट है और हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो साइंस यानी कि विज्ञान की वर्कशीट करने वाले हैं। तो हमारी वर्कशीट का जो नंबर है वो 5 है और इसकी डेट है 16, यानी कि 16 सितंबर को ये आपको सोल्व करनी है। तो स्टूडेंट, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, हमें क्या चुनना है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है उसका मुख्य घटक क्या है, मेन जो कंपोनेंट है वो क्या होता है। तो स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज और ए और सी दोनों। तो हम जानते हैं कि पादप कोशिका में जो बाहरी परत होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं और वो बेसिकली स्ट्रेंथ के लिए होती है, यानी कि उससे पादप को ताकत, शक्ति प्राप्त होती है। तो ये सेल्यूलोज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा सी यानी कि सेल्यूलोज है। तो कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। अब सेकंड क्वेश्चन, फलों और फूलों को रंग किस प्लास्टिड द्वारा प्रदान होता है। तो प्लांट में जो प्लास्टिड होता है उसमें फलों और फूलों का रंग कौन से प्लास्टिड में होता है। पहला है हमारे पास ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है लुक्योप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है, प्लास्टिड की टाइप है और ये ग्रीन कलर का होता है। फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में भोजन बनाने के लिए, उसमें काम आता है। क्रोमोप्लास्ट, इसके अंदर कलर्स होते हैं जो फलों और फूलों को रंग प्रदान करते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये कलरलेस होता है और ये स्टोर का काम करता है, फूड को स्टोर करता है। तो हमारा आंसर सेकंड होगा बी, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर बी है, क्रोमोप्लास्ट। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा प्याज की कोशिका में तो उपस्थित होता है लेकिन कपोल यानी कि जो चिप कोशिका में नहीं होता। तो हमें एक ऑप्शन चुनना है। तो प्याज की कोशिका एग्जाम्पल होती है पादप कोशिका, और ये कपोल या चिक कोशिका जो है ये एनिमल जो सेल होता है, यानी कि जो एनिमल सेल है ये उसका एग्जाम्पल है। अब हमें ये चूज करना है, जैसे कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य और प्लाज्मा झिल्ली, इनमें से प्याज की कोशिका में जो है लेकिन वो कपोल या चिक कोशिका में नहीं है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कोशिका भित्ति केवल जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें होती है, एनिमल जो सेल्स होते हैं उसमें नहीं होती। तो हमारा आंसर इसमें आएगा कोशिका भित्ति, ए, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा है ए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है, यदि हम लाल रक्त कोशिकाओं या लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित विलय में रख दें तो किस विलय में कोशिकाओं का आकार बढ़ जाएगा। तो हम जानते हैं हमारे पास जो विलय होते हैं, जो जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा है, तो 3 तरह के विलय होते हैं। एक होता है अति प्रासरण दाबी, अल्प प्रासरण दाबी और सम प्रासरण दाबी। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इसके नाम से ही पता चल जाता है, सम प्रासरण दाबी यानी कि समान रूप से दाब लगना। तो जब हम किसी विलय में कोशिकाओं को रखते हैं तो विलय के बाहर और विलय के अंदर का जो कंसंट्रेशन है अगर वो सेम होता है तो ऐसे को हम संप्राशरण कहते हैं। अब दूसरा है आकार कब बढ़ता है, जब अल्प प्रासरण दाबी होता है, यानी कि बाहर जो है वो दाब कम होता है और अंदर दाब ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो बाहर का विलय है वो कोशिका के अंदर चला जाता है और कोशिका का आकार बढ़ता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर है बी, अल्प प्रासरण दाबी। तो फोर्थ क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय का उदाहरण है। एक कोशिकीय लेकिन एक पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करता। तो हमारे पास ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC कहते हैं, अमीबा, WBC और अमीबा और पैरामीशियम। तो अगर हम क्वेश्चन को ठीक से समझें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक कोश के उदाहरण लेकिन पूर्ण जीव नहीं है। आप जैसे श्वेत रक्त कोशिकाएं एक कोशिका है, ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से अमीबा भी सिंगल सेल होता है, एक कोश की है, लेकिन ये
पूर्ण जीव होता है। अब अमीबा ये भी पूर्ण जीव है, हालांकि इसमें WBC भी दिया हुआ, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और पैरामीजियम भी एक कोशिकीय जीव का ही उदाहरण है और ये पूर्ण जीव भी है। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ए, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। ये एक कोशिका का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, और एक पूर्ण जीव की तरह कार्य नहीं करता। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर आएगा ए, यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित नहीं होता, यानी कि प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। तो कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो हम जानते हैं खुरदरी ER में होता है, राइबोसोम में होता है, गोल्जी उपकरण में होता है, लेकिन जो चिकनी ER है उसमें प्रोटीन का निर्माण नहीं होता, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर हमारा बी आएगा, सेकंड ऑप्शन। आप सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, एक ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है समसूत्री, अर्धसूत्री, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं, समसूत्री मतलब समान सूत्र, और अर्धसूत्री मतलब जो गुणसूत्र है उनकी संख्या आधी हो जाती है। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन 7 क्वेश्चन में भी बी रहेगा, यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन एक ऐसा विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 8th क्वेश्चन है। निम्नलिखित कोशिका अंगक में कौन कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाता है। आत्मघाती थैली, इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और प्लास्टिड। अब लाइसोसोम हम जानते हैं, लाइसोसोम के अंदर डाइजेसिव एंजाइम्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग डाइजेसिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को इजीली डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो लाइसोसोम हमारा आंसर है, इसीलिए हम इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। तो 8th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है या ऑप्शन है वो सी है। तो स्टूडेंट 9th और जो 10th क्वेश्चन है ये थोड़े डिफरेंट है, इनको पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन का आंसर आपने किस तरह से देना है। तो चलिए थोड़ा पहले इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है और 10, इसमें दो कथन दिए हुए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। अब दोनों जो हैं वो ठीक हो सकते हैं, तो ऑप्शन किस तरह से चुनेंगे। अब हमारे पास कोड है A, B, C और D, तो हमें चुनना कैसे है। A और R अगर दोनों सत्य होते हैं, A और R, तो ऐसे में R अभिकथन का सही व्याख्या है। हम A तब चुनेंगे जब दोनों स्टेटमेंट सही हो और दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को प्रूव करती हो। बी ऑप्शन हम तब चुनेंगे जब A और R दोनों सच हो, लेकिन R जो है ए स्टेटमेंट यानी पहली स्टेटमेंट को सही प्रूव ना करे। इसी तरह से सी ऑप्शन चुनेंगे, सी ऑप्शन हम जब चुनेंगे जब ए यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी सही हो और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। और डी ऑप्शन हम तब चुनते हैं जब ए स्टेटमेंट यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेटमेंट को किस तरह से आप चुनेंगे। तो चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन क्या दिया हुआ है, विषाणु जिसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो वायरस एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव होते हैं। तो हम जानते हैं कि वायरस जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका जीव नहीं होते, तो हमारी पहली स्टेटमेंट ही गलत है। अब दूसरी भी देखते हैं। तो कारण क्या है, विषाणु केवल अपने होस्ट या मेजबान में ही जीवित रहता है। विषाणु न तो प्रोकैरियोट होता है और ना ही यूकैरियोट होता है। ये स्टेटमेंट जो है या कारण जो है ये सही है। तो ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि हमारी पहली जो स्टेटमेंट है अभिकथन वो सही है और दूसरा गलत है। तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, हमारी पहली स्टेटमेंट गलत है और दूसरी सही है, तो डी जो ऑप्शन है वो हम चुनेंगे। तो इसमें से हमारा जो डी ऑप्शन है उसको हम करेक्ट करेंगे। इसी तरह से 10th क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन में जो अभिकर्म है यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, हमने लेसन में ऐसे ही पढ़ा है। अब इसका कारण दिया हुआ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ATP का निर्माण करता है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट यानी कि जो कारण दिया है वो पहली को सही करता है, उसकी व्याख्या करता है। तो A और R दोनों सही हैं और R जो है A के अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसमें हमें ऑप्शन चुनना है A। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो A रहेगा, यानी कि फर्स्ट जो आंसर है। तो हम फर्स्ट वाले को चुनेंगे। तो इसमें हमारा आंसर A है।
तो चलिए अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए